हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपनी यूनिट चल रही थी वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस, जिसके अंदर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5th ग्रीन्स थ्योरम विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। स्टूडेंट्स, ग्रीन थ्योरम स्टेट दैट इफ R is the closed region in the xy plane bounded by a simple closed curve C, and if m of x comma y and n of x comma y are continuous function of x having x and y continuous derivative in R, then Green theorem define as लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। स्टूडेंट्स, लाइन इंटीग्रल से किस में कन्वर्ट होती है? सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके हम इसको सोल्व करते हैं, वो आपकी क्या होती है? ग्रीन थ्योरम होती है। और ये हमेशा किस में सोल्व होती है? 2D में एक्स वाई प्लेन में सोल्व किया जाता है इसको। जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन में अपने को कोई भी सरफेस दी हुई है, तो या फिर इस तरीके की कोई सरफेस मान लेते हैं हम, कोई भी एक सरफेस दी हुई है तो उस सरफेस को अलोंग द लाइन सोल्व करते हैं हम। जैसे या फिर आप इस तरीके नहीं मानो, इस तरीके की देखो। जैसे आपको मैं एक स्क्वायर देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने लास्ट क्लास में दिया भी था। जैसे C1 कर्व ले लिया, इसको C2 कर्व कर लिया, इसको C3 और ये C4। तो अलोंग द लाइन चलेंगे तो हम चलेंगे, जैसे यहाँ पॉइंट दे दिया मैंने OABC, तो आप क्या करते हो? अलोंग OA सोल्व करोगे, ABBC और CU। तो ये तो हो गया आपका अलोंग द लाइन इंटीग्रल। तो ये तो होता है F.dr। उसके बाद में इस ग्रीन थ्योरम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इस लाइन इंटीग्रल के बजाय इसको किस में सोल्व कर सकते हैं? सरफेस इंटीग्रल में। सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसकी जो सरफेस बन रही है, यानी डबल इंटीग्रल की फॉर्म में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वो आपकी क्या होगी? ग्रीन थ्योरम होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होती है। देखो, ये आपका है इंटीग्रल F.dr, जिसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? mdx प्लस एन डी वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे ये mdx प्लस एन डी वाई, वो भी मैं अभी आके समझाऊंगा आपको। और वो इसकी जो अभी तो मैं ओनली क्या बता रहा हूँ आपको, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। जो आपके फॉर्मेट होता है, यानी फॉर्मूला होता है इसका, वो इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? अगर इसको हम रीजन आर में सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो कर्ल इंटीग्रल होता है, और कर्ल इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है फाइनली आंसर जो आता है वो क्या आता है आपका? डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये किस तरीके से आया स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं। ठीक है तो वेक्टर फॉर्म किस तरीके से होती है इसकी, वो चीज़ समझते हैं। देखो, इफ एफ इज इक्वल एम आई प्लस एन जे and R is equal xi plus yj and R is the plane region bounded by the simple closed curve C। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो M और N जो होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं आपके x और y का, यानी M और N किसके फंक्शन होंगे? x और y की कोई वैल्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, और R आपको डिफाइन है xi प्लस yj। अगर स्टूडेंट्स R की वैल्यू xi प्लस yj है, तो अगर आपसे कहे कि dr की वैल्यू बताओ, तो हम कितना लिखते हैं? dxi प्लस dyj लिखेंगे। अब F.dr करना है तो F की वैल्यू ये है, और डॉट कर रहे हो dr से। देखो इस तरीके से F.dr, तो F की वैल्यू तो हम लिख देंगे mi प्लस एन जे, और डॉट करा रहे हैं इसको dr से। dr कितनी वैल्यू हो जाएगी? dxi प्लस dyj। डॉट प्रोडक्ट आपको आता है i डॉट i वन होता है तो क्या बनेगा? mdx प्लस j डॉट j वन होता है तो ndy। इसलिए वो आपके पास आया था mdx प्लस ndy। यहाँ पर दिख रहा है ये पार्ट, यानी F.dr को हम क्या लिख सकते हैं? mdx प्लस ndy भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू ये किस तरीके से आती है ये हम देखते हैं। देखो, इसने लिखा है, देखो यहाँ पर एक कर्ल इंटीग्रल, यहाँ पर नीचे नाम क्या लिखा हुआ है? कर्ल इंटीग्रल। तो देखो डेल क्रॉस एफ के इक्वल होता है। एक्चुअल में जो आपकी डेफिनेशन होती है वो ये होती है, जिसको सोल्व करने के बाद में वो ऊपर वाला आंसर आया था, है ना? तो डेल क्रॉस एफ यानी कर्ल ऑफ एफ डॉट के। अब देखो स्टूडेंट्स, डेल क्रॉस एफ डॉट के लिखा हुआ है और आगे क्या है? डी ए। तो डॉट के आपको क्या बताता है? हमेशा डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम इस एक्स एक्सिस की तरफ कौन सी डायरेक्शन मानते हैं? आई डायरेक्शन। वाई की तरफ कौन सी डायरेक्शन मानते हैं? जे। यानी आई और जे हो गया। तो इससे पॉइंट से अपन ऊपर की तरफ करें तो वो परपेंडिकुलर होगा,
तो अगर इन दोनों के ऊपर की डायरेक्शन देखें तो वो क्या होगी, यानी यहाँ पर इस तरीके से इससे इस सरफेस से जस्ट ऊपर, यानी आप देखो कि पेज से जस्ट ऊपर पेन रखो आप, तो वो जो पेन की जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, के डायरेक्शन को। इसलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट्स हमेशा क्या लेते हैं, डेल क्रॉस एफ डॉट के लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कर्ल ऑफ एफ। अब डेल क्रॉस एफ को अलग से सोल्व कर लो स्टूडेंट्स। तो डेल क्रॉस एफ कैसे करेंगे, देखो डेल क्रॉस एफ के लिए क्या करते हैं, आई जे के लिख दिया। डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। एफ की वैल्यू, आई की कोफिशिएंट कितना एम, जे का कोफिशिएंट कितना एन और के का कोई कोफिशिएंट नहीं है अपने पास, तो क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। अब इसे स्टूडेंट सोल्व कर लो। सोल्व करते हैं अपन डिटरमिनेंट से आई का कोफिशिएंट निकालो। तो आई के लिए हम क्या करते हैं, इनको हटाते हैं। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, जीरो। इसको इससे सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये एन किसका फंक्शन बताया था मैंने, एक्स और वाई का, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जब विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये पूरा ही क्या कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। यानी हम जब आई के रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर आओ जे के रिस्पेक्ट में, जब हम जे के रिस्पेक्ट करते हैं तो ऐसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आएंगे तो ये तो जीरो है पहले से ही। अगर इधर वाले पार्ट में आएंगे तो डेल अपॉन डेल जेड जब होगा तो आपको पता है एम किसका फंक्शन है, एक्स कोमा वाई का। तो और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जब विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये पूरा कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो हमने ये भी नहीं लिया। फिर आते हैं तीसरा, के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो के रिस्पेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो देखो के लिख दिया। अब इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये लिख दिया मैंने डेल एन अपॉन डेल एक्स। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस करके लिख देंगे डेल अपॉन डेल वाई। तो आपने देखा कि डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या आई आपके पास में, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, डेल क्रॉस एफ डॉट के करना है, डेल क्रॉस एफ डॉट के। तो अगर डेल क्रॉस एफ का आंसर ये आ रहा है स्टूडेंट्स आपके पास में, डेल क्रॉस एफ का आंसर ये आ रहा है, इसको मैं डॉट कराऊँ के से, तो आप बताओ के डॉट के कितना हो जाएगा, वन। यानी आपके पास क्या वैल्यू आएगी, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। तो ये आ गया मेरे पास इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई पूरे की, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। और डी ए का मतलब ही कितना होता है, डी ए से डी वाई होता है। तो ये आपका इस तरीके का दिखेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से सोल्व किया हुआ इसको। देखो एफ डॉट डी आर मैंने आपको अभी बताया था, एफ डॉट डी आर, एम एफ लिखा और डी आर वैल्यू लिख दिया, सोल्व करने पर ऐसा आएगा, तो ये लिख दिया। और ये वाला बता दिया मैंने, डेल क्रॉस एफ को डॉट कराएंगे के से, इसको के से डॉट कराया तो के से के वन हो गया, तो ये पार्ट बचा। इस पार्ट को देखो यहाँ लिख दिया, और डी ए की वैल्यू कितनी लिख दी, डी एक्स डी वाई लिख दी। तो ये आपके पास फाइनली क्या आ गया, आपकी ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये। चलो आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कि ए वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन बाई एफ इज इक्वल, ये पार्ट, ठीक है, पार्ट आ गया। इवेल्यूट दैट द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर वेयर सी इज द सर्कुलर पाथ गिवन बाई दिस। तो देखो सर्कुलर पाथ बता रहा है आपको, और ये इक्वेशन सर्किल की होती है। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स ये देखो कि सर्किल की इक्वेशन क्या, ये सर्किल दिया हुआ, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करा, ऐसा ही बन रहा है आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ आओ, आपको एफ डॉट डी आर पूछा है, तो एफ आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डॉट डी आर करना है, तो ये एफ रहा, और आर की वैल्यू ये होती है, डी आर की वैल्यू ये होती है। एफ डॉट डी आर करोगे स्टूडेंट्स आप, तो क्या वैल्यू आएगी, देखो आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो ये साइन वाई डी एक्स बनेगा, तो ये हो गया साइन वाई डी एक्स। फिर एक्स प्लस वन प्लस कोस वाई जे, तो जे जे वन हो गया, तो इसके पास क्या गया, डी वाई। अब आपको बस डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, क्या होती है, एफ डॉट डी आर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, एम हो गया, प्लस एन डी वाई होता है, तो ये एन हो गया। तो आप अलग अलग छांट सकते हो, ये तो एम हो गया और ये एन हो गया, कर सकते हो ऐसा। फिर कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको अप्लाई करनी है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम में के अकॉर्डिंग देखो, ये जो चीज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है यही तो है, और इसी को हम क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी आर, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो एफ डॉट डी आर इजिकल लिख दिया हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, लिख सकते हैं। अब आगे इसको ग्रीन थ्योरम से सोल्व करना है, तो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है कि डेल एन अपॉन डेल एक्स करो माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई करो। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स कर दो पहले। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स करने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये है आपका। अगर आपको कहे कि इससे डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो,
तो आप क्या करोगे, इससे डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस वाई। फिर आपको कहेगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई बताओ, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इस एम का डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो साइन वाई का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोस वाई। बस ये वैल्यू रख दो। देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस कोस वाई, ये लिख दी। डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, कोस वाई, ये लिख दी। कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा है स्टूडेंट्स, 1 बचा। और ये जो पार्ट होता है इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। एरिया अपन किसका देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सर्किल का। सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आपको यहाँ इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, जहाँ पर ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेडियस को, इसलिए आर की जगह कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ एरिया निकालना नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर कि एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ये डी एक्स डी वाई दिया हुआ है और आपको कहे कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया एक तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। दूसरा स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो कि खुद सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखो आपको मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे ये सर्किल है अपना, ठीक है, और सर्किल की रेडियस आपको दी हुई है, ये रेडियस दी हुई है आपको, कितनी है, ए, ठीक है। तो ये सर्किल हो गया। अब आपको इसका एरिया पता करना है, ठीक है। आपको सिंपल एक इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए बोला है कि डी एक्स डी वाई को सॉल्व करो, डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई को सॉल्व करो। तो इसको स्टूडेंट्स हमेशा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। पोलर फॉर्म क्या कहती है, देखो एक्स इज इक्वल क्या करते हैं हम, आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल कितना पुट करते हैं, आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई को कितना पुट करते हैं, आर डी थीटा, ऐसे ही करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को बताओ कि ये जो है सर्किल के अंदर अगर एंगल देखें तो कितना मूव करेगा, पूरा 360 करता है। तो थीटा की वैल्यू तो मैं कितना लिख सकता हूँ, 0 से 2 पाई लिख सकता हूँ। और रेडियस आर कितनी लिख सकता हूँ, 0 टू ए लिख सकते हो, बताओ, क्योंकि रेडियस मैक्सिमम कितनी है, ए ही तो है। तो रेडियस कितनी, 0 से ए कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी कर दो, 0 से 2 पाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स, इस डबल इंटीग्रल में पुट करेंगे। अब करते हैं डबल इंटीग्रल में पुट। देखो ये मिटा देता हूँ मैं, जस्ट आपको ये डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, डबल इंटीग्रल लगाऊंगा, आर की वैल्यू तो रख दूंगा 0 टू ए, और थीटा की वैल्यू रख दूंगा मैं 0 से लेके 2 पाई, कर सकते हैं। और आगे क्या लिखूंगा, आर डी थीटा। क्यों लिखा, ये डी एक्स डी वाई की वैल्यू, डी एक्स डी वाई कितना होता है, आर डी थीटा, तो ये लिख दिया मैंने। अब स्टूडेंट्स बस इसका डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखो आप खुद देखो कि दोनों वैल्यू, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। यहाँ दोनों लिमिट क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ये है 0 टू ए, ये ए नज़र आएगा। देखो दोनों लिमिट कांस्टेंट है स्टूडेंट, 0 टू ए भी कांस्टेंट है, 0 से 2 पाई भी कांस्टेंट है। जब दोनों लिमिट कांस्टेंट होती है तो हम दोनों का इंटीग्रेशन में से किसी का भी इंटीग्रेशन पहले कर सकते हैं, आइदर आर के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं या फिर थीटा के रिस्पेक्ट में पहले कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों को साथ में सोल्व कर सकते हैं। जैसे आर का इंटीग्रेशन करें तो आर का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर बटे 2, लिमिट लगा दो इसकी कितनी है, 0 से ए, और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा, इसकी लिमिट भी लगा दो 0 से कितनी है, 2 पाई। अब आप खुद देखो कि जब मैं यहाँ पर अपर लिमिट रखूँगा ए, तो यहाँ पर कितना बनेगा, ए स्क्वायर बटे 2 बनेगा मेरे पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ए स्क्वायर बटे 2, ठीक है। और लोअर लिमिट रखूँगा 0 तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ अपर लिमिट रखूँगा तो कितना आएगी स्टूडेंट, 2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा, पाई ए स्क्वायर। और ये पाई स्क्वायर के ए स्क्वायर क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये देखो, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, पाई ए स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर का रेडियस आर है तो आर की जगह ए कर दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यूजिंग ग्रीन थ्योरम इवेल्यूट, ये आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन, जो आपको दिया हुआ है सिंगल इंटीग्रल दिख रहा है आपको, क्लोज इंटीग्रल, वेयर सी इज द बाउंड्री सर्कमस्क्राइब्ड या डिस्क्राइब्ड काउंटर क्लॉकवाइज यानी आपको जो बाउंड्री दी हुई है किस तरीके से चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है स्टूडेंट। देखो घड़ी ऐसे मूव करती है, आपको कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ठीक है। तो
ये देखो इस तरीके से चला हुआ है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस क्या दी हुई आपको, पॉइंट क्या दिया है, देखो 0 0 ये रहा पॉइंट 0 0, 1 0 ये रहा 1 0 एंड 1 1 ये रहा 1 1। तो इन तीनों से ये तो डायग्राम बन गया आपके पास, बना सकते हो ऐसा इजीली। देखो 3 पॉइंट ड्रॉ करने 0 0 1 0 और 1 1, तीनों को मिला दो तो इस तरीके का डायग्राम आपके पास बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि dx के पास में जो भी होगा वो क्या होता है, m होता है। तो ये तो क्या हो गया आपका m हो गया और ये क्या हो गया n हो गया। तो हम कह सकते हैं कि m dx प्लस n dy की फॉर्म आपको दिख रही है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना, आप m को अलग से लिख लेना और n को अलग से लिख लेना। सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले m की वैल्यू लिख लो, m कितना है एक्स स्क्वायर वाई, और n आप लिख लेना एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आप देखो डेल एम अपॉन डेल एक्स पूछा है, सबसे पहले क्या करना है, ये डेफिनेशन लिख सकते हो ग्रीन थ्योरम की, ग्रीन थ्योरम से सोल्व करेंगे इसको, कितना ईजी हो जाएगा देखना आप, और उसका भी बताऊंगा कि वो कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो पहले ग्रीन थ्योरम से देखते हैं। तो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल दो, इससे कितना आएगा स्टूडेंट 2x, ठीक है। फिर माइनस साइन, ये लो माइनस साइन कर दिया। डेल एम अपॉन डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे स्टूडेंट, तो वाई का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये देखो आ रहा है आपके पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद में आते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट्स लिमिट की, क्योंकि डबल इंटीग्रल दिख रहा है तो आपको ये सरफेस दिख रही है स्टूडेंट्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले भी बताए हैं, जब हमने डबल इंटीग्रल पढ़ा था तब भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे ऐसे। तो देखो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ इक्वेशन नज़र आ रही है, ये इक्वेशन किसकी होती है स्टूडेंट्स, वाई इक्वल एक्स की होती है हमेशा। इसको वाई इक्वल एक्स लिख दिया। अगर किसी को लगे कि ये कैसे आया, वाई इक्वल एक्स भी कैसे आया, तो स्टूडेंट्स आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। इससे आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे देखो मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे इनको इस पॉइंट को मान लो आप x1 कोमा y1 मान लो, इनको मान लो आप x2 कोमा y2, और इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लगा दो बस। लाइन की इक्वेशन क्या होती है देखो, y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। जहाँ पर ये जो m होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, स्लोप, ये स्लोप होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी लिख देता हूँ। देखो y माइनस वाई वन कर दिया, y1 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो लिख दिया 0। स्लोप m लिख रहा हूँ मैं, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ है ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको y2 और y1 की वैल्यू लिखनी है अब, है ना। तो यहाँ तो आ गया y, और यहाँ y2 माइनस y1, y2 कितना है 1, y1 कितना है 0, 1 माइनस 0 1, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 1, वो x1 की वैल्यू 0, तो आपने लिख दिया 1 माइनस 0, और ये बच गया x। तो ये तो पूरा 1 हो गया, तो y इक्वल क्या बना x। तो ये इसीलिए आपके पास क्या आया, y इक्वल x आया, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये लाइन हमेशा किसकी होती है स्टूडेंट्स, नीचे वाली लाइन, ये लाइन हमेशा क्या होती है y इक्वल 0, और ये हो गई y इक्वल x। अब आपको इस एरिया को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, वर्टिकली सोल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ से चलेंगे यहाँ, ऐसे तो चलेंगे, ठीक है। तो आप कितने कहाँ से चले, y इक्वल 0 से चले, और कहाँ गए y इक्वल x। जब आप y इक्वल 0 से चलते हो और y इक्वल x तक जाते हो, तो x की वैल्यू कितनी वेरी करती है, x की मिनिमम वैल्यू तो कितनी स्टूडेंट 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी वी x। तो आप कहोगे कि x वेरी किया 0 to 1। बस ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। देखो y यहाँ लिख दिया मैंने, ये तो हो गया आपके पास में x की वैल्यू 0 से 1, और ये हो गया y इक्वल 0 to x, ठीक है। अब आप लिमिट पुट कर दो। लिमिट करने के बाद में क्या करेंगे हम, पहले देखो यहाँ y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, y के। क्यों, क्योंकि y की लिमिट किसके फॉर्म में आ रही है, x के फॉर्म में आ रही है। तो dy का इंटीग्रेशन कर दो ओनली, dy का कितना होगा y, इसकी लिमिट रख दो 0 to x, 0 to x रखोगे तो एक x और बढ़ जाएगा, तो यहाँ x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। अब आप इस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर दो स्टूडेंट्स। तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना होगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का करोगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट रख दो 0 से 1। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/12। तो इस तरीके से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आप आज अपन ग्रीन थ्योरम को कंप्लीट करेंगे, एनी हाउ इसके जितना भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा आपको खुद को सॉल्व करने के लिए।
तो इस ग्रीन थ्योरम से बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही अटेम्प्ट कर रहे हैं अपन। देखो, अप्लाई ग्रीन थ्योरम टू इवेल्यूट द लाइन इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले किस दिया लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल में भी इजीली आप छांट लिया करो कि जो dx के पास में होगा वो हमेशा क्या होगा m होगा, और dy के पास होगा वो हमेशा क्या होगा n। तो आपके पास फॉर्म बन गई m dx प्लस n dy। तो सबसे पहला काम क्या करो, m को अलग छांट लिया और m को अलग छांट लिया, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको क्या कह रहे हैं कि वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाई, किससे बाउंड हो रहे हैं, देखो y इक्वल x से और y इक्वल x स्क्वायर से। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना। देखो आपको कह रहा है कि एक तो y इक्वल x, तो y इक्वल x तो लाइन आपको अभी मैंने बताई थी कौन सी होती है, ये लाइन होती है। और y इक्वल x स्क्वायर है, y इक्वल x स्क्वायर देखो आपको क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि आप चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, कुछ भी लो, x की पॉजिटिव वैल्यू लोगे तब भी y पॉजिटिव रहेगा, x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो भी नेगेटिव का स्क्वायर होके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी y हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। इसका मतलब अगर इस कर्व को हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इस लाइन से ऊपर ऊपर ही ड्रॉ होगा, और जब ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स तो वो कैसा कर्व दिखेगा, इस तरीके का कर्व दिखेगा। अब इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड रीजन बनता है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। कहाँ पर नजर आ रहा है, ये देखो, ये बाउंडेड रीजन दिख रहा है आपको, ये दो कहाँ कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रही है स्ट्रेट लाइन और ये कर्व, और इस लाइन पे ये स्ट्रेट लाइन और कर्व मिल रहे हैं, जिन पॉइंट को नाम क्या दिया है 0 0 और 1 1, ठीक है। और इन दोनों से मिलके जो एरिया बन रहा है वो आपका एरिया कौन सा है, बस ये एरिया है। और इस एरिया को सोल्व करना है स्टूडेंट्स। अब इस एरिया को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है अलोंग लाइन इंटीग्रल। जब लाइन इंटीग्रल से करते हो तो आप इसको तो C1 कर्व मानते हो और ये जो पार्ट होता है इसको C2 कर्व मानते हो, यानी आप एक बार तो यहाँ से यहाँ जाते हो और फिर यहाँ से यहाँ आते हो, तब ये क्लोज होगा। तो आप दो तरीके से दो टुकड़ों में सोल्व करते हो, एक तो C1 कर्व और प्लस C2 कर्व में F डॉट dr। ये तो हो गया अलोंग लाइन चलना। लेकिन आप कह रहे हो कि इसको किससे सोल्व करना है, ग्रीन थ्योरम से। तो ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको इस लाइन इंटीग्रल को किस में बदल देते हैं स्टूडेंट्स, सरफेस इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल में बदलने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या थे अपने पास कि हमें इसको ऐसे लिखना था, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई और डी एक्स डी वाई, वेयर एन, तो एन और एम हमने कहाँ से देखे, क्वेश्चन से देख लिए, एम और एन आपने क्वेश्चन से निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, सेम वही डिफ्रेंसिएशन करना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स कर दो तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2x, आएगा नहीं आएगा 2x, तो वो 2x देखो मैंने यहाँ लिख दिया, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा, डेल एम अपॉन डेल वाई करूँगा, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई करूँगा, इस एम का डिफ्रेंसिएशन करूँगा वाई के रिस्पेक्ट में। देखो पहले तो वाई का करूँगा तो कितना आ जाएगा 1, वाई का 1 हो गया तो कितना बचा x, तो ये देखो मैंने x लिख दिया, ठीक है। और यहाँ वाई स्क्वायर का करूँगा तो 2y, तो ये 2y लिख दिया, दिख रहा है आप सबको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। फिर आपको दिख रहा है 2x में से x घट गया तो कितना बचा x, तो ओवरऑल अपने पास कितना है स्टूडेंट्स x माइनस 2y, x माइनस 2y और dx dy। अब बात आती है स्टूडेंट्स लिमिट की, तो लिमिट कैसे निकाली अपन ने वो भी देख लो। जब हम देखते हैं कि दो कर्व हैं y इज इक्वल एक्स और y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, इनका कॉमन पॉइंट देखना है। तो देखो आप जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 बनी, और इस कर्व में x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 0, यानी जब आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो बन गया 0 0। दूसरा आप क्या करोगे स्टूडेंट्स कि ये दोनों मैच हो रहा है, यानी ये x की वैल्यू 0 ली तो इसमें भी 0,0 पॉइंट आता है y इक्वल x वाले कर्व में। इसी तरीके से इसमें x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या है 0, तो यानी इसमें भी एक 0,0 पॉइंट आता है। ये दोनों पॉइंट क्या है कॉमन है, इसलिए एक पॉइंट ये है जहाँ पर ये दोनों कर्व टच होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स दूसरा हमने क्या किया कि इन दोनों कर्व में x इक्वल 1 रखा। देखो मैं यहाँ पर पहले x इक्वल 1 लेता हूँ तो यहाँ पर y इक्वल की भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसी तरीके से इस कर्व में भी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर x इक्वल 1 लूँगा, तो अब 1 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आई 1, यानी इसमें एक पॉइंट 1,1 बन रहा है और दूसरे वाले कर्व में भी एक पॉइंट क्या बन रहा है 1,1। जब दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं इसका मतलब दोनों कर्व यहाँ पर क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं। तो हमें ये प्राप्त हुआ कि एक पॉइंट ये है जहाँ पर ये टच करते हैं, इस पॉइंट का नाम दिया हमने 0,0।
दूसरा पॉइंट ये है जहाँ पर ये दोनों टच करते हैं 1,1 और इन दोनों से बाउंडेड रीजन ये बन रहा है। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके स्टूडेंट, एक तो आप इसको हॉरिजॉन्टली सोल्व कर सकते हो और एक वर्टिकली कर सकते हैं। तो अपन मोस्टली प्रेफर करते हैं वर्टिकल लाइन को। तो देखो आपको दिया हुआ है इस कर्व का इक्वेशन क्या नाम है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन का नाम क्या है वाई इक्वल एक्स। तो हम कह सकते हैं कि इस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर वाले से चलते हैं और वाई इक्वल एक्स वाले पे रुक जाते हैं, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले से चलते हैं और वाई इक्वल एक्स वाले पे रुक जाते हैं, ऐसा ही तो कर रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि वाई इक्वल एक्स स्क्वायर से चलते हैं और वाई इक्वल एक्स पे रुक जाते हैं। और इस दौरान x कितना वेरी किया, x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है 1 जाती है। तो हम कह सकते हैं कि x वेरी करता है 0 to 1। तो अपने पास दो लिमिट मिल गई, दोनों लिमिट रख देते हैं। लिमिट क्या मिली देखो, आपको पता चला कि x तो वेरी कर रहा है 0 से 1 और y वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर से चलता है और x पे रुक जाता है। ठीक है, बस आपको दिख रहा है कि y की लिमिट x की फॉर्म है, तो पहले इंटीग्रेशन कर दो y के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा एक्स वाई और वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो वाई स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा। इसमें आप लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे तो आपके पास ये पार्ट बन के आएगा। इसमें आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा हुआ पार्ट जो है इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स की पावर 4/4 होता है। इसी तरह से एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स की पावर 5/5। बस स्टूडेंट्स अपर लिमिट रख दो 1, जब रखोगे तो -1/4 प्लस 1/5 सोल्व करोगे तो कितना आ गया -1/20 आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन और देख रहे हैं जो वेरीफाई पे है। वेरीफाई का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हम LHS और RHS दोनों को क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2 या 3 बार रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इन प्लेन फॉर, आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में पहले तो इसको छांट लो। देखो ये पार्ट क्या हो गया m, ये पार्ट क्या हो गया n, तो ये बन गया अपने पास mdx प्लस ndy। इनको मैं अलग भी लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर देखो m लिख लिया है और यहाँ पर n लिख लिया, तो mdx प्लस ndy में से m और n को छांट लिया। ग्रीन थ्योरम की डेफिनेशन आपको बार बार बताई हुई है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन होती है। अब ये कह रहा है इसको प्रूव करो। प्रूव करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि एक बार तो हमें इसको सोल्व करें LHS को, एक बार हम इस RHS को सोल्व करें। LHS का आंसर और RHS का आंसर, ये आपका LHS हो गई लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये RHS हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ रहा है तभी तो हम कहेंगे कि वेरीफाई हो गई ग्रीन थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरीफाई करवा रहा है आपको। वेरीफाई कराने के लिए आपको देखो इसमें बाउंडेड रीजन दिया हुआ है। अब अपन बात करते हैं बाउंडेड रीजन कौन सा है। देखो बाउंड्री दी हुई आपको कि बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इजिकल, एक तो दिया हुआ है 8x, दूसरा दिया हुआ आपको x इजिकल 2। तो देखो जब भी आपको x इजिकल 2 दिया हो तो वो एक लाइन होती है हमेशा स्टूडेंट्स। अब आप देखो यहाँ x इजिकल 0 है तो x इजिकल 0 की लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं x इजिकल 1 की लाइन खींचूँ तो ये x इजिकल 1 हो गया, ये x इजिकल 2 की खींचती x इजिकल 3, आपको कहीं x इजिकल -1 लिखा हुआ आ जाए मान लो कहीं पर x इजिकल -1, तो ये x इजिकल 0 की लाइन है, x इजिकल -1 कहाँ होगा यहाँ पर, तो इसकी एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लो एक कर्व हो गया, ये क्या है एक कर्व है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा इस कर्व को ड्रॉ करते हैं हम, वाई स्क्वायर इजिकल कितना है 8x दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देखो रीअरेंज कर लो। x इजिकल क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई स्क्वायर बाई 8 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स अगर आप y की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो x क्या रहेगा पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप कहो कि y की वैल्यू मैं नेगेटिव लूँ तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x क्या रहेगा पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओ कि x पॉजिटिव रहेगा तो कब रहता है, जब इधर इधर रहेगा। इधर तो x क्या है नेगेटिव है, ये 0 की लाइन आ गई, इससे इधर नेगेटिव है इधर क्या है पॉजिटिव। तो हम कह रहे हैं कि x हर हाल में क्या है पॉजिटिव है, दोनों केस में, चाहे y की पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव लो। तो जब हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स तो वो कर्व कैसा ड्रॉ होता है इस तरीके से ड्रॉ। ठीक है, फिर हम कहें x इजिकल 2 को ड्रॉ करो तो x इजिकल 2 की ये लाइन ड्रॉ कर दी, लो कर दिया। दोनों से बाउंडेड रीजन कौन सा बन रहा है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये पूरा बाउंडेड रीजन आ रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये बाउंडेड रीजन हो गया। और इस बाउंडेड रीजन को ये क्या करवा रहा है सोल्व करवा रहा है। और सोल्व कैसे कर रहा है कि वेरीफाई करके भी करो, और यानी इसको लाइन इंटीग्रल से भी सोल्व करो और सरफेस इंटीग्रल से भी सोल्व करो, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए मैच होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसको देखो
अगर हम लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो इसको हमने 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। आपको खुद को दिख रहा होगा कि हम यहाँ इस ओ से स्टार्ट करें तो एक बार ए पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ इसको हमने क्या नाम दे दिया C1। दूसरा हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस ए से स्टार्ट करें, ठीक है, वो सीधा कहाँ चला जाए सी के पास, तो ए से सी, इसको नाम दे दिया C2 कर। फिर सी से यहाँ आ जाए ओ पे, तो इसको नाम दे दिया C3 करो। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आएंगे कि हमने इस कर्व को कितने में तोड़ लेंगे, 3 में। कब? जब लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, यानी क्लोज इंटीग्रल सी है, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ लिया, एक C1 एफ डॉट डी आर में, एक C2 एफ डॉट डी आर और एक C3, तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब अपने को क्या मिलेगा, लाइन इंटीग्रल मिलेगा। और सरफेस इंटीग्रल कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? सरफेस इंटीग्रल में हम इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे एक साथ में, ठीक है। अब 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं अपन। देखो पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ कि अपन कहाँ से क्या क्या ले रहे हैं। देखो m आपके पास आ गया स्टूडेंट्स, n आ गया था, m लिख दिया, n लिख दिया। डेफिनेशन में जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिख दिया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिख रहा है आपको। उसके बाद में क्या किया, डेल एन अपॉन डेल एक्स किया। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स का मतलब है इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, 2x, वाई पहले से पड़ा है, प्लस 3 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2xy मिल गया, ये लिख दिया मैंने 2xy। फिर करेंगे स्टूडेंट्स इसका, क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो गया, 0। यहाँ डेल एम अपॉन डेल वाई करें तो y का 1 हो गया, तो क्या बचा, -2x, और 1 -4 होने में दिख रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया, +2x। तो आपको दिख रहा है 2xy प्लस 2x dx dy, ये एक इक्वेशन हो गई जिसे हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स अब। और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, एक बार हम इसका LHS सॉल्व करेंगे और एक बार हम इसका RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दोनों आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि अपनी ग्रीन थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले काम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका कर्व दिया हुआ है ये क्लोज्ड इंटीग्रल में है, ठीक है। दिख रहा है आपको क्लोज्ड इंटीग्रल, यहाँ पे देखो गोला दिख रहा है। क्लोज्ड इंटीग्रल में क्या दिया हुआ है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिया हुआ है। इसको मैं 3 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, C1 C2 C3। अभी आपको कर्व बताया था जिसका C1 C2 C3 करके बताया था, ये C1 था, ये C2 और ये C3, ठीक है। अब इनके तीनों पार्ट को हम अलग अलग सोल्व करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग ओ ए, यस। और बात करने से पहले इसका कर्व वगैरह के भी देख लेते हैं। देखो C1 को किसको नाम दिया, अलोंग ओ ए चला था। यहाँ से देखो आपको नाम दिखा दूँ मैं, एक छोटा सा बता देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ तो O था, यहाँ पर A था, यहाँ पर C था, ठीक है। इसको नाम दिया था C1 कर्व। तो देखो OA को किसको नाम दिया, C1 कर्व को। ये इसको नाम दिया था C2 यानी AC, तो ये AC का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। CO का मतलब ये वाला पार्ट, इसको नाम दिया C3। और ये आपको ऐप डिफाइन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको एक कर्व दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कर्व क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इजिकल एट एक्स, वाई स्क्वायर इजिकल एट एक्स। देखो स्टूडेंट्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इजिकल क्या लिख सकता हूँ, अरे इसका अंडर रूट कर दूँ मैं, y इजिकल क्या कर दूँ, अंडर रूट एट एक्स। तो एट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2x, और 4 का अगर मैं 2 ले आऊँ बाहर ले आऊँ तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2x। तो लेकिन जब भी हम रूट करते हैं तो 2 निशान आते हैं प्लस माइनस का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इजिकल प्लस माइनस 2 रूट 2x, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो आप क्या करोगे कि dy बाई डी एक्स करोगे, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 2 तो है ही, और एक रूट 2 भी पड़ा है। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, रूट एक्स का, ओनली रूट एक्स का। तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है स्टूडेंट्स, 1/2 रूट एक्स होता है। तो 2 से 2 तो कट गया, ओनली क्या बचा, √2/x बचा, तो ये रहा √2/x। और अगर मैं इस dx को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ले जाऊँ तो ये dy मेरे पास क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि y स्क्वायर इजिकल एट एक्स होता है, y की वैल्यू ये हो गई, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर dy बाई डी एक्स आ गया, और इस dx को वज्र गुणन विधि से यहाँ ले गए तो ये अपने पास dy की वैल्यू ये हो गई। ऐसा क्यों किया वो भी समझो। देखो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है, और जब सिंगल इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो सिंगल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर या तो y की लिमिट आएंगी और या फिर x की लिमिट आएंगी। तो जब अपने पास क्वेश्चन में यहाँ पर dx और dy दिख रहा है,
दिख रहा है आपको dx और dy, ये रहा dx और ये रहा dy। तो इनमें से या तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा या फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया कि जो दूसरा कर्व दिया हुआ है उस कर्व के जो वैल्यूज़ है उनको या तो x के फॉर्म में बदल दो सबको, और या फिर सभी टर्म्स को y में बदल दो। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वाई स्क्वायर इजिकल एट एक्स है। तो हमने क्या किया कि जो y की जो जितनी भी टर्म्स हैं उनको सबको हम किस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, x में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने x में बदल दिया इनको, ठीक है। यानी dy को हम क्या लिख देंगे, जहाँ जहाँ dy होगा वहाँ तो ये लिख देंगे, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पर ये लिख देंगे। अब इसमें से प्लस का पार्ट रखेंगे कि माइनस का रखेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये अपने कर्व पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स देखो कर्व पे कैसे डिपेंड करेगा वो समझो। देखो स्टूडेंट्स, इस लाइन से नीचे नीचे का कर्व ले रहे हैं, नीचे नीचे का कर्व वो भी कौन सा, ये कर्व ले रहे हैं। तो इस कर्व के अंदर आप ये बताओ कि यहाँ से ऊपर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होगी, और नीचे की तरफ जब हम देखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो जब हम इस कर्व की बात करेंगे तब y की वैल्यू सारी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। देखो तो मैं कर्व पे आता हूँ, जैसे पहले अलोंग ओ एच ले, अलोंग ओ एच ले, पहला कर्व देख रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप से समझेंगे स्टूडेंट्स, कोई जल्दी नहीं है अपने को। देखो सबसे पहले हम अलोंग ओ एच ले तो C1 कर्व मिला अपने को, ये है आपका C1 कर्व, ठीक है। उस C1 कर्व में वही लिखा, पहले तो हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ क्या लिखेंगे, देखो कि जहाँ जहाँ y दिख रहा है आपको, y दिख रहा है उसकी जगह क्या वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। लेकिन इसमें y की कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू। क्यों लेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कर्व कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसा कर्व है, ये कर्व है C1, तो ये कर्व नीचे है, इसलिए मैंने इसको क्या लिया, नेगेटिव में लिया, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा नीचे क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो y की वैल्यू लिख दी मैंने -2√2x, ये दिख रहा है, ये लिख दिया एकदम, जहाँ जहाँ y है ना उसकी जगह लिखा है। इसी तरीके से आगे आपको एक जगह y दिख रहा है एक्स स्क्वायर के पास, तो देखो ये एक्स स्क्वायर, इसके पास मैंने y लिख दिया, +3 है, +3 दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर आए अपन dy पे, ये देखो dy की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, dy की वैल्यू ये लिखूँगा, इसमें से भी कौन सी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो ये देखो मैंने नेगेटिव में लिख दिया। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया, देखो कि यहाँ पर मेरे पास जब मैंने वैल्यू रखूँगा तो एक dx आएगा, वो dx यहाँ पर आया, यहाँ पर भी dx, तो दोनों dx को मैंने एक साथ में बाहर लिख दिया है। देखो दोनों से एक साथ में बाहर लिख दिया, यानी यहाँ वाला dx जो था ना ये मैंने यहाँ लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि ये dx आने वाला है, ये dx आएगा, तो ये dx और dx को दोनों को मैंने बाहर रख दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो पहले ये चीज़ रख के dx लिख देना, फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें रख के फिर रख देना -2√2/x dx, और फिर वो dx को बाहर ले लेगा, एक ही बात है, ठीक है। अब आओ आगे, इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो स्टेप बाई एकदम स्टेप से समझेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि पूरा पार्ट किस में दिख रहा है, एक्स में, कहीं पर भी कोई y नहीं नज़र आ रहा है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एक्स कितना बढ़ रहा है। एक्स की लिमिट देखो, तो एक्स आपने देखा कि यहाँ से यहाँ जाने में एक्स तो यहाँ से लेके यहीं तो गया है, भाई एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी थी 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुँची 2, ये देखो 2, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 0 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स कितना गया 0 से 2। तो मैंने एक्स की लिमिट लगा दी, देखो 0 से 2 दिख रही है, 0 से 2 लिमिट भी लगा दी। अब इसको अंदर से सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे, एक एक स्टेप देखो स्टूडेंट्स। पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर। उसके बाद में आओ, यहाँ दिख रहा है एक माइनस साइन, एक माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो ये प्लस लगा दिया। फिर आपको दिख रहा है 2 और 2 कितना हो गया 4, ये 4 लिख दिया। इसके बाद में एक √2 दिख रहा है, ये √2, इस √2 को लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या बचा है, यहाँ पे एक तो x बच रहा है, एक √x बच रहा है। x का मतलब x की पावर 1, x की पावर रूट का मतलब कितना हो गया 1/2। बेस सेम है तो दोनों के जोड़ेंगे तो x की पावर कितने बनेगी 3/2, तो वो लिख दिया मैंने 3/2। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आई क्या, पूरी बताओ, इसमें कोई दिक्कत पहली स्टेप में, यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या, इस स्टेप में नहीं होनी चाहिए। फिर अब आगे यहाँ हो, देखो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा ब्रैकेट में है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक √x दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये आपको नीचे √x नज़र आ रहा है,
और ये रूट एक्स, और इसमें भी एक ऊपर रूट एक्स है, इस रूट एक्स से रूट एक्स तो मैं कर दूँ कट, और ऊपर वाला √2 और ये √2 मिलके √2 और √2 कितना हो जाएगा 2। एक 2 पहले से पड़ा है तो इंटू 2 कर दिया, 4 हो गया। अरे यहाँ पर भी माइनस है, अरे यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके पास पड़ा क्या है, एक एक्स स्क्वायर पड़ा है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत? दोबारा बताता हूँ एक बार स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक्चुअल में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस पार्ट से हो रहा है। इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि इसमें तो रूट एक्स ऊपर है, इसमें रूट एक्स नीचे है, कट गया। इसमें ऊपर √2 दिख रहा है, ये √2 और √2 कितना बन गया 2 बन गया। यहाँ पर एक माइनस का निशान दिख रहा है, एक माइनस ये दिख रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। एक 2 पहले से पड़ा है तो 2 इंटू 2 4 हो गया। एक्स स्क्वायर पड़ा है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो कितना बन गया 4x स्क्वायर, ही आ गया 4x स्क्वायर। उसके बाद में आओ नेक्स्ट स्टेप, कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स 3, एक √2, तो 3 √2 लिख दिया, माइनस दिख रहा है माइनस लगा दिया। अब नीचे रूट एक्स है, तो नीचे रूट एक्स की पावर 1/2 है, तो ऊपर आके कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी, तो मैंने एक्स की पावर -1/2 कर दी। फिर कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ और की है, इस एक्स स्क्वायर को और 4x स्क्वायर को जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 5 तो देखो यहाँ लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो x³ 3 हो गया। फिर यहाँ 4√2 है, 4√2 लिख दिया। एक्स की पावर 3/2 का करोगे तो देखो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 होता है, नीचे भी लिखोगे 3/2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 5/2, तो मैंने लिख दिया एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2। सिमिलरली इसका किया तो -3√2 तो पड़ा है, एक्स की पावर -1/2 को करोगे तो कितना होगा, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1, अपॉन में भी ऐसे ही करोगे माइनस का 1/2 प्लस 1, तो -½ और +1 करेंगे तो प्लस का हाफ बचेगा, ये रहा प्लस का हाफ। यहाँ पर भी क्या बचेगा प्लस का हाफ, प्लस का हाफ लिख दिया। उसके बाद में कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, लिमिट पुट कर दो। जब लिमिट पुट करोगे 2, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 इंटू 5 कितना होगा 40, 40/3, तो पहली वैल्यू आ गई 40/3। उसके बाद में 2 यहाँ से दोबारा रखो, देखो 2 की पावर कितनी रखोगे स्टूडेंट्स 5/2 आ जाएगी, यहाँ से 2 की पावर 5/2, और ये √2 का मतलब कितना है स्टूडेंट 2 की पावर 1/2, 5/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 6/2 बनेगा। 6/2 कितना होता है 3 होता है, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो ये तो हो गया 8। ठीक है, देखो ये तो इतना पार्ट तो जब सोल्व करूँगा तो कितना आया 8, 8 इंटू 4 करेंगे तो 32, और नीचे वाला ये 2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 64/5, तो ये बन गया 64/5। ठीक है, फिर यही लिमिट 2 यहाँ रखोगे तो ये बनेगा √2, और एक √2 पहले से √2 कितना हो गया 2, और 2 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये 1/2 दिख रहा है नीचे, तो 2 ऊपर आएगा तो 6 इंटू 2 12, तो ये आपके 12 आ गया। तो आई होप ये आपको लिमिट पुट करना आ गई होगी, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक आंसर हुआ है स्टूडेंट्स अभी C1 कर्व का। अब अपन आएंगे C2 कर्व। C2 कर्व कौन सा है, देखो पहले मैं आपको C2 कर्व दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। देखो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, C2 कर्व में जब हम चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे यहाँ जाएंगे, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 है, यानी हमने x में कोई चेंज किया ही नहीं स्टूडेंट्स। ऐसी के एक सीधी लाइन दिख रही है, तो हम कहेंगे कि x = 2 है, फिक्स है। और अगर x = 2 है तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो स्टूडेंट dx = कितना आएगा 0 आएगा। दूसरी चीज़ आप देखो कि y की वैल्यू यहाँ तो -4 है, यहाँ पर कितनी हो गई +4, तो आप कहोगे कि y वेरी कर रहा है कितना -4 से +4। तो आपको क्या डेटा मिला कि x की वैल्यू तो 2 फिक्स थी, तो अगर x की वैल्यू 2 फिक्स है तो dx की वैल्यू क्या हो गई 0, और y की वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, -4 से 4 हो रही है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। चलो देखते हैं। देखो आपने क्या देखा कि x = 2 फिक्स आ रहा है, तो dx तो क्या हो गया 0 हो गया, और y कितना वेरी कर रहा है -4 से 4 कर रहा है। और C2 कर्व क्या सोल्व करने के लिए पहले तो वही चीज़ लिखनी है mdx + ndy, लेकिन इसमें बाद में हमने देखा कि dx की वैल्यू क्या हो गई 0, यहाँ से पुट कर दिया हमने, तो ये तो पूरा ही हट गया, नहीं आएगा। फिर आओ आगे dy वाले में, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो यहाँ से क्या बनेगा 4y + 3, तो ये देखो 4y + 3 लिख दिया मैंने। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो स्टूडेंट्स,
y का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा, वाई स्क्वायर बटे 2 होगा, 2 से कट करोगे 4 को तो क्या बचेगा, 2y स्क्वायर बचेगा, और 3 का करोगे तो 3y हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 3y आ गया। इसमें हमने लिमिट पुट कर दी। जब आप लिमिट पुट करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आएगा 24। यह आंसर किसका है, C2 कर्व का आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, C3 कर्व देखेंगे। C3 कर्व कौन सा था वो भी बता देता हूँ। देखो C3 कर्व में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हम कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और इधर आएंगे, ऐसे ही आएंगे। तो कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, यहाँ से चले और इधर आए। तो ये कर्व जो है इसकी इक्वेशन कितनी थी स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल एट एक्स, ऐसा ही तो था, वाई स्क्वायर इज इक्वल एट एक्स। और यहाँ से मैंने आपको वाई की वैल्यू क्या बताई थी, प्लस माइनस 2√2x बताया था। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि इससे जस्ट ऊपर ऊपर है, तो ऊपर तो इससे ऊपर क्या है, वाई पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और डी वाई आपने देखा था स्टूडेंट्स कितना आया था, √2/x और dx आया था। लेकिन इसका भी कौन सा पार्ट ले रहे हैं, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो ऊपर रहेंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, और ये भी कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, अब यहाँ नीचे से ऊपर थोड़ी जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, हम तो यहाँ से आ रहे हैं, इस कर्व से यहाँ से स्टार्ट करते, तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। चलो वो चीज़ बाद में देखेंगे, अपने को पहले इतना ही देखो आप, है ना। ये सारी चीज़ें पुट करो, ये C3 कर्व आ गया अपना। C3 कर्व में ये सारी चीज़ें पुट कर देंगे। ये देखो अलोंग C3 क्या क्या चीज़ें देखी हमने कि वाई स्क्वायर इज इक्वल एट एक्स था, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 2√x, डी वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी। और एक्स कितना वेरी कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक्स कितना वेरी कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स इस बार ये मत कर देना कि 0 से 2 ही कर दिया सर, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हो, उल्टा यहाँ से इधर आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो आप। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर कितनी है 0, यानी आप इधर से चलते 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 कहाँ आए, इस पॉइंट पे पहुँचे। तो यानी 2 से आप कहाँ पहुँचे, 0 की तरफ। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आप 0 से 2 की तरफ, क्योंकि आप ऐसे करो में ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। यानी मैक्सिमम वैल्यू पहले कितनी थी, x की 2 थी, और उससे घटते घटते कितने पे आ गए आप, 0 पे आ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। यानी अपने पास x कितना वेरी करेगा, 2 से 0 करेगा। तो देखो मैंने x वेरी कराया है 2 से 0, बस ये वैल्यू सारी पुट कर दो स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना। ये अपने पास होता ही है पहले dx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया, -2x लिख दिया। y की वैल्यू ये रही, यहाँ पे इस y की जगह ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, देखो स्टूडेंट dx लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि dx को मैं बाहर रख दूंगा, तो dx को मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि दोनों में dx आना है, तो dx को मैंने पहले ही बाहर रख दिया। फिर अब आगे एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू ये रही, ये एक्स स्क्वायर वाई था, वाई की वैल्यू ये रख दी। फिर +3 लिख दिया। उसके बाद में क्या किया, देखो मैंने डी वाई की वैल्यू रखी है, तो डी वाई की वैल्यू ये है, लेकिन इसका ओनली √2/x तो अंदर रख दिया, और डी एक्स को दोनों का कॉमन होने की वजह से क्या रख दिया, बाहर रख दिया। कर सकते हो इतना। जैसे C1 को सोल्व किया था ना, वैसे आपको C3 को करना है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इस पार्ट को एक बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, और ये √2/x को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो ये √2x है नीचे वाला, ये √2x इससे कट जाएगा। कटने के बाद में क्या बचा, √2 और √2 कितना बनेगा 2, और एक 2 पहले से दिख रहा है, ये रहा, दिख रहा है। और 2 × 2 कितना हो गया 4x स्क्वायर बनेगा, और एक एक्स स्क्वायर ये पड़ा 4x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर। कर सकते हो ऐसा, ठीक है। उसके बाद में कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बाकी आगे का बहुत सिंपल है। देखो इसको सोल्व कर लो, कितना आया 2 2 4, तो माइनस का 4 रख दिया देखो माइनस का 4 रख दिया, और एक √2 बचा, वो √2 मैं भूल गया था, तो मैंने यहाँ रख दिया नीचे, देखो √2 दिख रहा है, और ये x और x की पावर 1/2 कितना बनेगा, x की पावर 3/2, तो ये लिख दिया। इधर आ जाओ, ये 3 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 3√2, तो एक तो 3√2 आ गया, और नीचे वाला √x ऊपर जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। सेम प्रोसेस से वो इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³ 3 ये लिख दिया। x की पावर 3/2 का कितना होगा, x की पावर 5/2/5/2 कर दिया। x की पावर -1/2 का क्या होगा, ये लिख दिया। 0 से 2 लिमिट लगा दो, जब लिमिट लगाओगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू आ गई। अब आप कंप्लीट को सॉल्व कर लो, ये तो लाइन इंटीग्रल हो गया, और C1 की वैल्यू ये आई थी, C2 की वैल्यू ये आई थी, और C3 की वैल्यू ये आई।
तीनों को सोल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आंसर रहेगा 128/5। तो ये हो गया आपके पास LHS। ये क्या निकाल लिया हमने? LHS। अब ऐसे ही क्या करना है? RHS सोल्व करना है। RHS स्टूडेंट्स आपने देखा था कहाँ है, देखो तो दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये रहा। जैसे ये आपने LHS सोल्व कर लिया, अब आप सोल्व कर रहे हो RHS। तो RHS में देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, 2x दोनों में दिख रहा है, 2x कॉमन ले लिया, ठीक है, फिर लिखा हुआ है ये देखो, ये 2x लिख दिया, y+1 लिख दिया और dy/dx लिख दिया। अब अपन बात करते हैं डबल इंटीग्रल की। तो डबल इंटीग्रल में इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, पहले लिमिट फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आपको तो कंप्लीट इंटीग्रल देखना है, आपको कंप्लीट क्या देखना है, आपको तो ये चीज़ देखनी है। देखो इस पूरे को सोल्व करना है, इस पूरे को सोल्व करने का या तो ऐसे सोल्व कर लो इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सोल्व करना, या फिर इसको ऐसे सोल्व कर लो, इसको बोलते हैं वर्टिकल सोल्व करना। तो हमने इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया? वर्टिकली सोल्व किया, आपको दिख रहा भी होगा, लाइन ड्रॉ की है ना, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इस कर्व की इक्वेशन का नाम क्या था? y²8x था, और y आपने कितना लिखा? +-2√x लिखा था, सॉरी 2√2x ऐसा लिखा था। और हम कह रहे हैं कि यहाँ तो y की वैल्यू क्या है, देखो इतने पार्ट में y की वैल्यू कितनी है? -2√2x बता रहे हैं, और इस ऊपर वाले पार्ट में y की वैल्यू कितनी बता रहे हैं? y की वैल्यू बता रहे हैं हम +2√2x बता रहे हैं। यानी हम इस लाइन, इस कर्व से चलते हैं, इस कर्व का नाम क्या है? -2√x है। इस कर्व तक जाते हैं हर बार, तो ये हो गया +2√x। कैसे जाते हैं? देखो यहाँ से चलेंगे, मैं दूसरे कलर से बता रहा हूँ, यहाँ से चलेंगे मान लो तो हम पहुँचेंगे यहाँ पे, यहाँ से चलेंगे तो इस कर्व पे पहुँचे, यहाँ से चले तो इस कर्व पे नाम क्या है? जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पर क्या नाम है इसका? ये। पहुँच कर रहे हैं यहाँ पे, इस पे यहाँ पे कर्व का क्या नाम है? ये। यानी हम कह रहे हैं कि y कितना चल रहा है? -2√2x से चलता है, और रुकता कहाँ पर है? +2√2x पे रुकता है। और इस दौरान x कितना वेरी करता है? x वेरी करता है, x की देखो इस कर्व में फाइनल वैल्यू देख लिया करो, मिनिमम कितनी है? 0, और मैक्सिमम कितना गया? 2। तो आप कहोगे कि सर x वेरी करता है 0 से 2। तो ये दोनों अपने पास लिमिट मिल गई। अब लिमिट को सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। देखो आपको दोनों लिमिट बता दी मैंने, एक लिमिट आ रही है x इक्वल और दूसरी लिमिट आ रही है y इक्वल। तो y की लिमिट x की फॉर्म में आ रही है, तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखो 2x को तो एज इट इज रखा, कोई रोल ही नहीं है इसका, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y के। बस y का कर दो, y का कितना होगा? y² होगा, 1 का करोगे तो y हो जाएगा। लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं। देखो अपर लिमिट कितनी है स्टूडेंट्स? देखो स्क्वायर हो रहा है, y² है ना, तो √2√x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 8x, और 8x का अंदर डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 4x। आ गया 4x। फिर लोअर लिमिट रखो, सॉरी अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट ये रखेंगे इस y की जगह, तो एज इट इज आ जाएगा 2√2x, जैसा था वैसे की वैसे ही आ गया। फिर आएंगे हम लोअर लिमिट पे, देखो अब रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखेंगे तो एक तो माइनस होता है फॉर्मूले में, है ना, और इसमें भी माइनस दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर की वजह से इसका आंसर कितना आएगा? 8x आएगा, और 8x में डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा? 4x, तो ये 4x लिख दिया। फिर आओ आगे, अब लोअर लिमिट ये यहाँ रखेंगे तो फॉर्मूले में एक तो माइनस होता है स्टूडेंट्स, एक माइनस ये आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया? +2√2x आ गया, कर सकते हो। फिर आपको नजर आ रहा है कि ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x कैंसिल आउट हो गया। ये देखो इन दोनों को जोड़ दो तो 2 4√2x बन गया, 4√2x। एक 2x पहले से पड़ा है, 2x लिख दिया, कर सकते हैं। इसको सोल्व करोगे तो देखो आपको साफ नजर आ रहा है, 4 × 2 कितना हो गया? 8, तो 8 लिख दिया। √2 दिख रहा है, √2 लिख दिया। x की पावर 1/2 है, यहाँ पर x की पावर, सॉरी यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और 0 से 2। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 128/। तो आपने देखा कि LHS की वैल्यू भी 128/5 थी, RHS की वैल्यू भी 128/5 आ रही है। इसका मतलब अपनी ग्रीन थ्योरम क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स इतना कराने के बाद में ग्रीन थ्योरम से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको प्रिपरेशन के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके ये हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आप ग्रीन थ्योरम से इवेल्यूट करना है आपको। देखो ये है, इसको m मानना है, mdx, इसको n मान लेना, तो mdx + ndy कर देना और इसको सोल्व करना। दूसरा क्वेश्चन आपको वेरीफाई का दिया है स्टूडेंट्स, मैंने वेरीफाई ग्रीन थ्योरम में देखो सिंपल सा दिया आपको, ज़्यादा टिपिकल नहीं दिया, जैसे मैंने आपको टिपिकल वाला बता दिया है, ईजी क्वेश्चन आपको दे दिए हैं।
इसमें देखो ये m हो गया, ये n हो गया, तो पहले m को अलग लिख लेना, n को अलग लिख लेना, ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेना, उसके अंदर थोड़ा सा सोल्व करके इक्वेशन 1 बना देना जैसे मैंने बनाई है। फिर आप पहले इसको सोल्व करना। इसको कैसे सोल्व करोगे, पहले किया हुआ भी है इस टाइप का क्वेश्चन आपका, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ऐसा। पहले तो अलोंग द लाइन सोल्व करोगे, यानी C1 C2 C3 C4 को सोल्व करोगे और आप आंसर निकालोगे इसका एफ डॉट डी आर का। यहाँ से एक आंसर आएगा। दूसरा आंसर निकालोगे आप स्टूडेंट्स डबल इंटीग्रेशन करके डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स और डी वाई, ये आप आंसर निकालोगे। और दोनों जो आंसर है स्टूडेंट्स वो सेम होने चाहिए, यानी ये आंसर और ये आंसर दोनों के आगे इक्वल। जैसे ही इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे ये अपनी ग्रीन थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ग्रीन थ्योरम समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। और ये अपनी ग्रीन थ्योरम अपनी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और ये दोनों क्वेश्चन आप करके सोल्व करके मेरे को सबमिट करना। थैंक यू।